जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सेव डिफेंस अकेडमी के एमपीएसआई के प्रोग्राम में, जहां हम एमपी के पढ़ रहे थे। एमपी के का महत्व एमपी की विभिन्न परीक्षाओं में 30 से 40% होता है। तो जो है कि एमपी हमारा मध्य प्रदेश जो है कि भारत का दिल है, और मध्य प्रदेश के बारे में हम एमपी के में जो है कि विभिन्न हमारी श्रृंखला चल रही है एमपी के की। उसमें हमने इतिहास, ज्योग्राफी और राज्य व्यवस्था के बारे में पूरा पढ़ा है, और ये जो है कि राज्य व्यवस्था का आज का आखिरी सेगमेंट है। उसके बाद हम जो है कि आगे इससे जुड़े हुए और भी जो है कि जनजातीय हैं और भी जो मुद्दे हैं वो सारे आपके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट या करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व भोपाल विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे भोपाल विधानसभा की बात की जा रही है मित्रों, दोस्तों। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित शंकर दयाल शर्मा, सुल्तान मोहम्मद खां या लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। तो हम पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और पंडित शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो ये भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। और यहाँ हम पूछ रहे हैं उपाध्यक्ष की, तो सुल्तान मोहम्मद खां जो थे ये उस समय पे राजा जो थे उस समय पे भोपाल के, और लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। तो इसका सही आंसर जो है आपका उपाध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। अब फिर से मैंने कल भी बात की थी, आज भी फिर से एक बार आपको वापस से ये अनुसूची दे दी गई है उपाध्यक्षों की। सबसे पहले कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे थे। और साथ ही साथ ये पूछते हैं कि कौन जो है प्रोटेम स्पीकर, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष तीनों रहा। तो कौन रहा? एक रामकिशोर शुक्ल थे, ठीक है, रामकिशोर शुक्ल, एक श्रीनिवास यूथ। ये जो थे ये तीनों, ठीक है, ये प्रोटेम स्पीकर नहीं रहे ईश्वर दास रोहिणी, पर ये जो रामकिशोर शुक्ल, श्रीयुत निवास तिवारी और ईश्वर दास रोहिणी, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों रहे। अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, दोनों रहे। और अगर हम जो है कि ईश्वर दास रोहिणी को छोड़ दें तो रामकिशोर शुक्ल और श्रीयुत शर्मा जो है ये आपके क्या रहे? प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, ठीक है। और जो है कि पहली महिला जो है कि विधानसभा की माननीय उपाध्यक्ष कौन बनी थी? तो वो बनी थी सुश्री हिना लिखीराम कंवारे, जो है कि 15वीं विधानसभा में। कब थी ये 15वीं विधानसभा? 2018 से 2023। तो यानी कि अब कौन सी विधानसभा का सत्र चल रहा है? 16वीं विधानसभा का सत्र चल रहा है। और सुश्री हिना लिखीराम कंवारे। और जो है कि अभी वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो उमंग सिगार है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये जो है कि ये सारणी है, ये आपको याद करना है। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की कुल की संख्या कितनी है? तो 230, 228, 235 या 238। तो कितनी है आपकी? ये है 230। 230 में अगर आप 90 जोड़ देंगे तो कितनी होगी? ये 0, 9, 3, 12 का 2 हंसी लगा 320। यानी ये 90 जो है आपको छत्तीसगढ़ को दे दी गई, और 230 जो है मध्य प्रदेश में रह गई। 2000 से पहले जो है कि 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, उससे पहले 220 सीटें जो थी विधानसभा की मध्य प्रदेश में थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे? श्री राम प्रकाश गुप्त, श्री राम नरेश यादव, श्री बलराम जाखड़ या श्री भगवत दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर जो है वो राम प्रकाश गुप्त जो थे वो आपके राज्यपाल रहे थे हमारे, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। श्री राम नरेश यादव भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, और फिर बाद में जो है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। पर ये जो है कि ये सन के पूछा जा रहा है कि 1999 के समय, इस वजह से ये आंसर ये सही है, ठीक है। और राम प्रकाश गुप्त। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश
जीपी भट्ट, न्यायाधीश पीवी दीक्षित, न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह या न्यायाधीश एएम खानविलकर। तो इसका सही आंसर जो है वो है न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जो है थे मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अब हम जो है कि इसका जो है कि सारे, क्योंकि पूछा ही जाता है कि कौन रहे हैं कौन नहीं रहे हैं, तो इस वजह से जो है हम वर्तमान में इन सब के ही नाम जो है आपके नोट कर लेते हैं। तो पहले कौन थे हमारे ऑनरेबल जस्टिस श्री एम हिदायतुल्लाह जो थे, वो 1956 से 1958 के बीच में जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे थे। उसके बाद श्री जस्टिस जीपी भट्ट थे, ये जो है 1958-1960 तक रहे। फिर श्री जस्टिस पीवी दीक्षित रहे और ये जो है कि कार्यकारी राज्यपाल भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, पीवी दीक्षित है। फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस विशंबर दयाल थे, श्री जस्टिस पी के तारे थे। फिर जस्टिस शिव दयाल श्रीवास्तव थे, जस्टिस एपी सेन थे, जस्टिस जीपी शर्मा, जस्टिस जीएल ओझा और जस्टिस जेएस वर्मा जो है फिर बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने। ठीक है, उसके बाद श्री जस्टिस एनडी ओझा आते हैं। उसके बाद श्री जस्टिस जी सोहानी आते हैं, श्री जस्टिस एसके झा आते हैं, जस्टिस यूएल भट्ट और जस्टिस एके माथुर हैं, जस्टिस भवानी सिंह थे, जस्टिस कुमार रायनाथ, जस्टिस आरवी रविंद्रन, फिर जस्टिस एके पटनायक, फिर जस्टिस एस रफत आलम और जस्टिस एएस बोबडे। ये जो थे ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ऐसे बोबडे। उसके बाद जेएस खानविलकर हैं और श्री जस्टिस हेमंत गुप्ता है, जस्टिस एसके सेठ हैं या अजय कुमार मित्तल या मोहम्मद रफ़ीक है। ये जो है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव मुख्य जो है कि चीफ जस्टिस रहे हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इनमें से जो है कि 3 से 4 लोग जो है कि एक तो सबसे पहले जस्टिस जेएस वर्मा हैं, शरद ऐसे बोबडे हैं, ये जो है कि ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक है, इनके नाम याद कर लेना। इसके बाद जो है कि जैसे कि मोहम्मद रफ़ीक के बाद जो है कि 2 नाम और हैं, जो एक रवि मलिमत ठीक है, ये जो है कि 2021 से 2024 तक रहे। उसके बाद जो है कि वर्तमान में हमारे सुरेश कुमार, फिर सुरेश कुमार आए, सुरेश कुमार जी, ठीक है। और वर्तमान में जो हमारे मुख्य सचिव है वो है सचदेवा, ठीक है। संजीव सचदेवा, चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश। तो वर्तमान में जो है संजीव सचदेवा जो है कि चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, ठीक है। उससे पहले सुरेश कुमार जी जो थे वो चीफ जस्टिस थे, उससे पहले रवि मलिमत थे, उससे पहले मोहम्मद रफ़ीक थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि आज़ादी के बाद से जब से 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश का जो है कि हाई कोर्ट का, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का गठन हुआ था, तब से अब तक वर्तमान तक जो है कि हमने सभी के जितने भी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनके नाम मुख्यतः यही पूछा जाता है कि कौन से रहे हैं कौन से नहीं रहे हैं, या फिर ये कि कौन से जो है कि मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस भी रहे प्लस सुप्रीम कोर्ट के हाई जो है कि चीफ जस्टिस भी रहे। ये दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के अंतर्गत 22 फरवरी 2021 को
किसे विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो किसे किया था? श्री सीताशरण शर्मा जी, श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, श्री रामेश्वर शर्मा या गिरीश गौतम। कब की तारीख की बात की गई है? 22 फरवरी 2021 की। ठीक है, तो 22 फरवरी 2021 की बात करें तो इसका सही आंसर जो है गिरीश गौतम। हाँ जी, श्री गिरीश गौतम जी है जब जो है कि कांग्रेस की सरकार का विघटन हुआ और फिर जब शिवराज सिंह चौहान पुनः मुख्यमंत्री बने 2021 में, तो उसी समय जो है कि गिरीश गौतम को जो है कि मुख्य विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात करते हैं। पहले हमारे कुंजीलाल दुबे, इन सब की सूची ये दूसरी तीसरी बार हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमने आपको 2 बार 3 बार इस नाम जो है कि मुख्यतः रटा दिए। सबसे अधिक कार्यकाल जो है कुंजीलाल दुबे का है। ठीक है, सबसे कम किनका है? तो तेजपाल टेभर का। ठीक है, और बाकी ये ही नाम है। वर्तमान में कौन है हमारे? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। कितनी तारीख को बने थे? 20/12/2023 से। ये कौन सी विधानसभा है? 16वीं। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी विधानसभा है। ठीक है, कौन सी विधानसभा का कौन सा कार्यकाल है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम समसामयिक या प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो श्री काशीनाथ प्रसाद पांडे, श्री रत्नाकर झा या अर्जुन सिंह या रघुनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर जो है काशी प्रसाद पांडे जो थे पहले प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं जो मुख्यतः जब विधानसभा के चुनाव के बाद जो अध्यक्ष होता है पुरानी विधानसभा का, वो नए चुनाव होने की पहली बैठक से पहले तक जो है वो अध्यक्ष रहता है। पर पहली बैठक में जो है कि कोई अध्यक्ष नहीं होता है। तो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति या यूं कहे कि जिसने सबसे अधिक बार जो है कि चुनाव जीता है, उस व्यक्ति को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, हो सकता है कोई भी हो सकता है, पर वो राज्यपाल के विवेक पे है, वो उनका जो है कि निर्धारण करता है कि ये प्रोटेम स्पीकर होंगे। और प्रोटेम स्पीकर जो है सभी सदस्यों को, विधानसभा के सभी सदस्यों को सबसे पहले तो उन्हें जो है कि शपथ दिलवाते हैं और फिर वो विधानसभा अध्यक्ष के जो तारीख माननीय राज्यपाल साहब ने जो निर्धारित किए उस पर जो है कि इसका चुनाव का आयोजन करवाते हैं। और उसके बाद जैसे अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर अपने आप जो है कि वो उनका पद जो है कि शांत हो जाता है, यानी कि जो है कि अब खत्म हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है कौन से प्रश्न कि पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? पहली विधानसभा में काशीनाथ पांडे थे, द्वितीय में भी काशीनाथ पांडे, तृतीय में भी काशीनाथ पांडे, चतुर्थ में रत्नाकर झा हैं, पंचम में अर्जुन सिंह है, षष्ठम में रघुनाथ सिंह है, सातवीं में श्री मथुरा प्रसाद है, फिर चित्रकांत जायसवाल है, फिर शिव भानु सोलंकी है, आठवीं में इसमें भी दो है, प्यारेलाल कंवर है, फिर नवीं में अर्जुन सिंह हैं, रामकिशोर शुक्ल हैं, 10वीं में 11वीं में श्री युद्ध शर्मा जी हैं, और 11वीं में श्री कृष्ण सिंह हैं। उसके बाद 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 में श्रीमती जमुना देवी। ठीक है, पहली देखिए ये पहली हमारी प्रोटेम स्पीकर है रही हैं। ठीक है, और अध्यक्ष कौन रहे थे? तो उस समय पे श्री युद्ध शर्मा जी थे। और ये किस प्रकार से चुने गए? निर्विरोध, यह मत के द्वारा, ये भी मत के द्वारा भी। ठीक है, फिर जो आते हैं जमुना देवी हैं, फिर ईश्वरदास रोहिणी हैं, फिर श्री के.डी. शर्मा, और वर्तमान में जो 2018 से 2019 में जो हुई है उसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? जगदीश देवड़ा थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? तो ऑप्शन ए है 18 वर्ष। 18 वर्ष जो है कि ये वोट देने की उम्र है। राजीव गांधी की सरकार में जो है कि ये निर्णय लिया गया था और 21 से घटाकर 18 वर्ष को जो है कि वोट करने की आयु घोषित माना गया था। फिर बी है 25 वर्ष या 21 वर्ष या डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है यहाँ पे पूछा गया है न्यूनतम,
और विधानसभा की पूछा गया है तो वो 21 वर्ष है। ठीक है, अगर विधान परिषद की बात होती तो वो 25 वर्ष होती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा के सत्र अवसान का आदेश कौन देता है? सत्र अवसान का आदेश है सत्र का आमंत्रण, सत्र अवसान या सत्र के विघटन का जो आदेश देता है वो राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या विधान विधि मंत्री। तो इसका सही आंसर जो है, सॉरी ये नहीं है, राज्यपाल जो है इसका सत्र अवसान का जो है सत्र अवसान का जो आदेश देते हैं वो राज्यपाल होते हैं। और जब पहली विधानसभा प्रतिवर्ष जो है कि विधानसभा का पहला सेशन होता है उसका जो है कि संबोधन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगर 2 सदन हो तो संयुक्त में भी कर सकते हैं, संयुक्त संबोधन कर सकते हैं। 1 सदन है तो फिर सीधे संबोधन करते हैं। प्लस पहली विधानसभा जब चुन के आती है तो उसका भी पहला संबोधन जो है कि राज्यपाल के संबोधन से होता है और फिर जो है कि उसका संबोधन प्रस्ताव भी पेश होता है और वो पास होता है। तो ये माना जाता है कि वो सरकार एक तरह का जो है आपका सरकार के बहुमत का समय समय पर जो चेक होती है, चेक एंड बैलेंस, उसको करने के लिए जो है कि धन्यवाद प्रस्ताव उसे कहते हैं। राज्यपाल का धन्यवाद प्रस्ताव पास होना चाहिए। अगर वो पास नहीं होता तो ऐसा माना जाता है कि सरकार अल्पमत में है। तो इस वजह से ये प्रतिवर्ष जो है कि पहले जो है कि पहला सत्र होता है उसमें, और साथ ही साथ जो है कि 5 साल में विधानसभा के चुनाव होने के बाद पहला सत्र होता है तो उसमें भी जो है कि संबोधन होता है और फिर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक, और विधानसभा अध्यक्ष का कार्य जो होता है, विधानसभा अध्यक्ष जो है कि वो विधानसभा में संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम व्यक्ति होता है और उसका निर्णय सभी को मान्य होता है। साथ ही साथ 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के तहत जो भी निर्णय लिया जाता है वो विधानसभा अध्यक्ष का ही निर्णय मान्य होगा। हाँ, ये बात है कि अब जो है ये कपूरवाद केस के बाद ये इसे जो है कि साथ ही साथ IR कहेलो केस हो या 1992 का मंडला केस हो, इनके बाद जो है कि विधानसभा अध्यक्ष, हाँ, सबसे ज़्यादा जो विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, उसकी जो है कि समीक्षा की जा सकती है। अगर जो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा अगर वो एक द्वेषपूर्ण भावना से या असंवैधानिक रूप से जो अगर किसी निर्णय लिया गया है या किसी की जो है कि सदस्यता को भंग किया गया है तो उसके लिए वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा जा सकता है। ठीक है, ये 1992 के केस में बताया गया था। ठीक, उस केस का नाम तो मुझे, चलिए क्या है प्रश्न, निम्नलिखित संविधान संशोधनों के अधिनियमों में से किस एक प्रावधान में केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व राज्य विधानसभा, यहाँ लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो किस में किया गया था? तो 51वां संविधान संशोधन, 93वां संशोधन, 95वां या 97वां। जब 2000 से पहले जब क्या हो रहा था कि जब भारत में गठबंधन की सरकारें बनने लगी तो गठबंधन की सरकारों में जो है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां होती थी तो उनका अलग अलग महत्व होता था। इस वजह से जो है कि विभिन्न विभाग या विभिन्न विभाग के लिए विभिन्न छोटे छोटे मंत्रालय करके जो है कि आपका 100, 150, 200 मंत्री बनाए जाते थे। तो इस व्यवस्था और इस जो है कि अव्यवस्था और चरमराती व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए सरकार ने 1991 में, 2003 में 1991वां संविधान संशोधन 2003 में ये प्रस्ताव पेश किया गया कि जो विधानसभा के जो मंत्रिपरिषद है उसके सदस्यों की संख्या क्या लोकसभा से 15% अधिक नहीं होनी चाहिए, विधानसभा राज्यों में जो है कि विधानसभा के सदस्यों से 15% अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विधानसभा की अध्यक्ष यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य नहीं रहता है तो वो अपना
अपना पद रिक्त कर देगा। ये सही बात है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सही है। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अपने अध्यक्ष पद से तुरंत रिक्त कर देगी, ये नहीं है। मैंने पिछली लाइन में ही कहा था कि विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा के विघटन के बाद भी विधानसभा का अध्यक्ष वो तब तक रहता है जब तक जो है कि चुनाव आगे जो है कि अगला चुनाव हो ना जाए। चुनाव होने के पहली बैठक होने से बाद तक, पहली बैठक नहीं हुई उससे बाद तक जो है वो अध्यक्ष पद पर रहता है। ठीक है, ये केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों में समान है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो केवल एक होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अनुमेय का अंतराल कितना होता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह या अनिश्चितकाल। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारों में, 2 लोकसभा या विधानसभा के सत्रों में 6 माह से अधिक का जो है कि अंतराल नहीं होना चाहिए, ये जो है संविधान में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 6 माह का। ठीक है, चलिए 6 माह से। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के कानूनी मामलों की सलाह देने के लिए अधिकृत है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता या मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर जो है वो है मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता जो होते हैं। आर्टिकल 148 के तहत केंद्र और राज्यों में जो है कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता, महान्यायवादी केंद्र में होते हैं, महाधिवक्ता जो है राज्यों में होते हैं। ये सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं और इन्हें भी कैबिनेट मंत्री की तरह जो है कि अधिकार प्राप्त होते हैं, संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, सदन में भाग ले सकते हैं, उसकी समितियों में भाग ले सकते हैं, साथ ही साथ जो है कि उसमें चर्चा में भाग ले सकते हैं। बस जो है कि ये वोट नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी ये एक भाग ले सकते हैं, बातचीत या उसमें समिति में सलाह ले। चलिए क्या प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति क्या है? 3 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या है? 10 सदस्य या 1/10, यानी कि हमारे 230 हैं तो यानी कि 23 सदस्य न्यूनतम हमें चाहिए हमारे सत्र की, विधानसभा सत्र के शुरू होने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिंटो हॉल के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? राज्य विधानसभा क्या है? राज्य विधानसभा या पुराना विधानसभा भवन या ग्वालियर किला भवन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है पुराना विधानसभा भवन को ही मिंटो हॉल कहते हैं। ये कब बना था? 1909 में बना था और उस समय जो है कि कौन सी बेगम गोकुल, अच्छा मिंटो हॉल है, हाँ, तो 1909 में इसे बनाया गया था और उस समय ये जो बनाया गया था इसकी जो है कि ये मुख्य था 1909 में बनाया, अरे यार ठीक है 1909 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1909 में, सुल्तान जहां बेगम के राज्य में काल में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? हमने पिछले ही बार में पढ़ा है, पंडित कुशीलाल दुबे, श्री तेजलाल टेम्भरे या गुलशेर अहमद या श्रीनिवास तिवारी। तो पहले सभापति कौन थे? कुंजीलाल दुबे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को, 31 अक्टूबर 1956 को, 5 मार्च 1957 को या 17 दिसंबर 1956 को। तो 1 नवंबर
1956 को जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 15, 36, 24 या 8? तो इसका सही आंसर जो है 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी और 36 महिलाओं ने चुनाव में उम्मीदवार। ठीक है, 36 महिलाएं उम्मीदवार थी, उसमें से 15 ही जीत पाई थी। ठीक है, यानी कि 15 जीती थी और 36 महिलाएं उस समय पे उम्मीदवार थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? उर्मिला सिंह, निर्मला बुच, शीतल शाह या सरोजनी सक्सेना? तो इसका सही आंसर जो है वो है निर्मला बुच जो थी 1991 से 1993 के बीच में जो है ये हमारी मुख्य सचिव रही थी, निर्मला बुच। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य की विधायिका के विकास क्रम के रूप में सर्वप्रथम विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1913, 1937, 1939 या 1935? तो इसका सही आंसर जो है 1913। 1913 में जो हमारा सेंट्रल प्रोविंस सीपी एंड बरार था, उसमें जो है कि नागपुर विधानसभा का गठन, विधान परिषद का गठन किया गया। और विधान परिषद के गठन की चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में की थी, पिछली ही कक्षा में, पिछले सेगमेंट में की थी, जिसमें कि इनका निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमण मत प्रणाली से होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात पे। तो मध्य प्रदेश के हमारे यहाँ पे पूरे भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था है, जबकि राज्यों में जो है कि आपका मध्य प्रदेश के राज्यों में हमारे यहाँ जो है कि संसद में अगर राज्यों की बात करें तो वो जो है कि फेडरल यानी कि संघवाद की संज्ञा दी गई है, जिसमें कि राज्यों और केंद्र में शक्तियों का विभाजन है। परंतु हमारे यहाँ जो न्यायपालिका अपनाई गई है वो एकल न्यायपालिका अपनाई गई है, यानी कि जो है कि उसका स्वरूप जो है एकल स्वरूप है। सुप्रीम कोर्ट से लेके जो हमारी मुंसिफ अदालतें हैं वहाँ तक का पूरा जो कानून है या वो एक ही कानून व्यवस्था में है, या उनमें के बीच जो है कि न्याय का बंटवारा नहीं है, वो जो है कि ऊपर के क्रम में चलते जाते हैं। अगर जैसे कि मान लीजिए मुंसिफ अदालत में कोई है, अगर कोई केस जाता है और अगर वहाँ पे आपको न्याय मिलता है और आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप जिला अदालत में जा सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। परंतु अगर आप आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 अपने आप में एक मूल अधिकार है जो ये गारंटी देता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर हम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में अपना जो अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको निर्णय देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे व्यवस्था है। तो सबसे पहले हमारे उच्च न्यायालय, उसके बाद राज्यों में जो है उच्च न्यायालयों की बात की गई। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट राज्यों में, फिर अधीनस्थ या जिला सत्र न्यायालय, ये दीवानी मामलों में जिला न्यायालय और फौजदारी मामलों में सत्र न्यायालय। ठीक है, फिर अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायाधीश और मुंसिफ अदालतें और न्यायिक दंडाधिकारी की अदालतें, ये दीवानी मामले देखती हैं, ये फौजदारी मामले पर देखती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के मध्य राज्यों की बात करें तो हाई कोर्ट के गठन से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है, कैसे क्या क्रम है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद जो होता है 214 अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के लिए प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसी संज्ञा हमारे संविधान में दी गई है। फिर 215 है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होंगे। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य यह है कि वो अपने निर्णय
जो उनके पुराने निर्णय हैं उनको रिव्यू कर सकते हैं, साथ ही साथ उनमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। और न्यायालय के द्वारा, ये उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय राज्य की सभी न्यायालयों के द्वारा मान्य होगा और वो एक कानून की भांति जो है कार्य करेगा। उसके बाद 216 अनुच्छेद की बात करें तो इसमें उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है कि उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है कि प्रत्येक राज्य में किस प्रकार से जो है कि ढांचा होगा न्यायालयों का, कितनी अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्याएं होंगी। जैसे कि वर्तमान मध्य प्रदेश में 53 विधान जो CJI है, चीफ न्यायाधीश हैं हमारे उच्च न्यायालय में, उनकी संख्या जो है वर्तमान में 53 है। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में क्या ढांचा है, किसी किसी राज्य में 2 राज्यों या 3 राज्यों के लिए, जैसे कि हम बात करते हैं कि अभी वर्तमान में जो है कि चंडीगढ़ जो है कि चंडीगढ़ के साथ में पंजाब की और हरियाणा, साथ ही साथ चंडीगढ़ जो कि संघ शासित प्रदेश है, तीनों की जो है कि न्यायालय है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं वगैरह कैसे गठन होगा, क्या है, ये प्रक्रिया 216 अनुच्छेद में दी गई है। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व पद की शर्तें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या पद की शर्तें बात। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद की शर्तें जो है, पद की नियुक्ति की शर्तें, पहला तो है यह है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, साथ ही साथ उन्हें कम से कम 10 साल की न्यायिक प्रक्रिया में या तो सहयोगी होना चाहिए या कम से कम वकील भी अगर 10 साल के होते हैं, वो 10 साल का उन्हें अनुभव होना चाहिए, तो उन्हें हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 218 है, उसमें उच्च न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान के अनुप्रयोग किए गए। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश वगैरह होते हैं वो राज्यों के लिए, राज्य के जितने भी हाई कोर्ट होते हैं उनको मानने के लिए वो बाध्य होते हैं। फिर अनुच्छेद 219 की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ व प्रतिज्ञा की बात की गई है, ठीक है। और यही शपथ व प्रतिज्ञा अनुसूची 3 में भी कही गई है, ठीक है, जो अनुसूची 3 में। फिर अनुच्छेद 220 है, स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध, यानी कि जो अगर किसी पर प्राइवेट व्यक्ति वगैरह का जो चुनाव किसी का केस वगैरह लड़ने पर उन पर प्रतिबंध होता है। जिस पर जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, जो राज्य महाधिवक्ता होते हैं, वो सरकार की सलाह से या राज्यपाल से सलाह करके या उनसे जो है कि परमिशन लेके वो किसी का भी निजी केस भी लड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं 221 न्यायाधीशों के वेतन की। अब न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की बात करें तो वो राज्य की जो आकस्मिक निधि है उससे जाएंगे, परंतु जो हाई कोर्ट के जितने भी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो पेंशन होती है वो केंद्र सरकार की संचित निधि से आती है, ठीक है। वेतन और भत्ते राज्य सरकार से, परंतु पेंशन जो होती है वो केंद्र सरकार की। अनुच्छेद 222, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण की बात की गई है। ये पहले फर्स्ट जजेस के, सेकंड जजेस के और थर्ड जजेस केस में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण में क्या होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ उनके जो वरिष्ठ 2 और सहयोगी रहेंगे, साथ ही साथ वरिष्ठ 2 जजेस होंगे, 3 + 2, एक तो जिस उच्च न्यायालय से जिसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिस न्यायाधीश का ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस जहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश करके ये 5 लोगों का पैनल बनता है। और इसी पैनल के सलाह पे जो है आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है। फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये जो है कि राज्यों में राज्यपाल के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगर जो वर्तमान में उनका पद रिक्त है या किसी कारणवश वो जो है कि वो उपलब्ध नहीं है हाई कोर्ट में, तो उसकी जगह कार्यवाहक या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ताकि जो है कि कार्य
प्रक्रिया वगैरह या जो कानून व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार के संकोच, किसी भी प्रकार की दुविधा उत्पन्न ना हो। फिर अनुच्छेद 224 है, इसमें अतिरिक्त या कार्यवाहक, अगर क्या होता है कि न्यायाधीश में न्यायालय में बर्डन है, केस वेस पेंडिंग है, काफ़ी केस पेंडिंग वगैरह है, तो इस समस्या के हल करने के लिए या किसी विशेष स्पेशल कोर्ट वगैरह गठित करनी है, और अगर न्यायाधीशों के पैनल की या कोरम पूरा नहीं हो रहा तो इस समस्या से निदान के लिए अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। और यह न्यायाधीश जो है कि राज्यपाल की सलाह से राज्यपाल नियुक्त करते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। उसके बाद अनुच्छेद 224A उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये अगर न्यायालय वगैरह पे बर्डन वगैरह है तो, या बहुत से केस वगैरह हैं, ज़्यादा केस वगैरह हैं, तो वैसे ये जो कार्यवाहक वगैरह ये 2 साल के लिए मिनिमम जो है कि नियुक्त किए जा सकते हैं। और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी जब गणपूर्ति वगैरह या किसी की गणपूर्ति वगैरह की कमी होती है, यानी कि कोई पैनल बन रहा है उसमें सदस्यों की कमी आ रही है वगैरह, तो उसके लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकते हैं, परंतु ये सब राज्यपाल की सलाह से जो है कि मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के होंगे वो कर सकते हैं। मौजूदा उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बारे में जो बात की गई है वो की गई है 225 में। क्षेत्राधिकार यानी कि उनका क्षेत्र या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्षेत्र में जो निर्धारण किया जाता है उसमें कि कहाँ तक इनके, जैसे कि हर राज्य जो उच्च न्यायालय होते हैं राज्यों के, उनका कार्य क्षेत्र या उनका जो कानून उनके राज्यों में लागू होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रकार का समन भेजना हो, किसी भी प्रकार का को वारंट वगैरह या बंदी प्रत्यक्षीकरण वगैरह जो रीट जारी कर सकते हैं वो अपने राज्यों में वो कर सकते हैं। कुछ ये देखिए, फिर ये है कि उन्हें कार्य क्षेत्र हो गया, उसके बाद ये उन्हें रीट जारी करने की भी शक्ति होती है। और सुप्रीम कोर्ट को तो सिर्फ मुख्यतः जो है आपके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में ही वो रीट जारी कर सकते हैं, परंतु राज्यों जो हाई कोर्ट होते हैं वो किसी भी मामले में, चाहे जो है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित हो या अन्य किसी भी प्रकार के मामलों से संबंधित, वो रिट जारी कर सकता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों से, या अपने जो है कि केस का ट्रांसफ़र कर सकता है। साथ ही साथ अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय पर रोक लगाकर अपना एक नया निर्णय दे सकता है। और जो ऐसी व्यवस्था जो है कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। फिर अनुच्छेद 227 से उच्च न्यायालय के द्वारा सभी न्यायालयों का अधीक्षण की सकती है, यानी कि उच्च न्यायालय उस राज्य में मौजूद सभी जो न्यायालय हैं, चाहे वो जिला न्यायाधीश हो, मुख्य मुंसिफ अदालत वगैरह, उन सब के जो है कि उनका अधीक्षण करेगा, यानी कि जो है कि सभी निर्णय वगैरह, अगर अंतिम निर्णय जो भी होगा वो हाई कोर्ट का होगा, हाई कोर्ट का निर्णय राज्य के सभी न्यायालयों को मान्य होगा। फिर अनुच्छेद 228 की बात आती है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण की बात की गई है, ठीक है। अच्छा, उच्च न्यायालय का, हाँ, ये बात की गई है कि राष्ट्रपति की सलाह से जो है कि सुप्रीम कोर्ट के CJI जो है कि इनका जो हाई कोर्ट का जो है कि स्थान का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों का व्यय वगैरह जो क्योंकि मुख्यतः हमारे संविधान में संघवाद संघीय ढांचा अपनाया गया है, जिसमें जो है कि विधानसभा, कार्यपालिका, राज्यपालिका, विधान परिषद और साथ ही साथ जो है हमारे न्यायपालिका में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो अधिकारों के या शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। तो और साथ ही साथ जो हमारे संविधान के निर्माता थे उनका उद्देश्य था कि ये शक्तियाँ जो तीनों सामंजस्य के साथ और साथ ही जो है कि सामंजस्य और समामेलन के साथ में ये आगे बढ़े, जिससे कि ये एक दूसरे के अधिकारों का हनन न करते हुए ये उनका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अधिकार दिए जाएं, उनकी स्वतंत्रता, उनकी समानता, देश में सामाजिक सौहार्द और
संपूर्ण विकास का जो उद्देश्य जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके उसी उद्देश्य से उन्होंने पूरे संविधान का गठन किया। उसमें अलग अलग उन्हें शक्तियाँ दी गई, ताकि जो है कि क्या भी मुख्यतः क्या होता है कि जब अगर शक्तियाँ अगर कोई अब मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह की, अगर सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य ना करके वो किसी और के कार्य में दखल देगा, और विधायिका अपना कार्य कानून बनाने का काम ना करके वो सुप्रीम कोर्ट के किसी काम में दखल देगा, और कार्यपालिका अपना काम ना करके वो विधायिका के कार्य में दखल देगा, तो इस प्रकार से जो है कि ये व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था किसी भी देश में ज़्यादा समय तक नहीं चलती है। इस वजह से सुप्रीम जो हमारे संविधान निर्माता है उनकी कोशिश थी कि जो है कि शक्तियों का बंटवारा जरूरी है। किसी भी संविधान को जो है कि विस्तृत और लंबे और समय तक जो है कि निरंतर लागू रहने के लिए ये जरूरी है कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 231 की बात करें, 2 या 2 से अधिक राज्यों में लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। यानी कि 2 राज्यों के लिए वही वाली बात है कि अभी पंजाब हरियाणा वगैरह के, तो कि 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की गठन की बात की जा सकती है। चलिए ठीक है, यहाँ हमने ये पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश या अन्य किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 214, 231, 230, 234 को अभी हमने पढ़ा है। कौन सा है? अनुच्छेद 214। 214 में जो है हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है। फिर सेंट्रल प्रोविंस सीपी एंड बराक के अंतर्गत नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 2 जनवरी 1936 को, 2 फरवरी 1936 को, 2 मार्च 1926 को, या 2 अप्रैल 1947 को। तो इसका सही आंसर जो है वो 2 जनवरी 1936 को, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत 1935 के तहत जो है नागपुर में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। इसी जो है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के ही थ्रू जो है कि संघ राज्यों को स्वायत्तता दी गई थी। साथ ही साथ जो है कि राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट, साथ ही साथ जो है कि विधानसभा और विधान परिषद को भी शक्तियां दी गई थी, और इसी में शक्तियों के बंटवारे की संघ सूची, राज्य सूची वगैरह का जो नियम जो आया था वो इसी में आया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। तो इसका सही आंसर जो है जबलपुर है। ठीक, कब किया गया था गठन? 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायाधीशों में से कौन भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे? तो कौन नहीं रहे? ए के पटनायक, आर बी रविंद्रन, एस के झा या ए के माथुर। तो इसका सही आंसर जो है वो एस के झा है। एस के झा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, परंतु ये जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे। तो कौन है वो है एस के झा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? हेनरी इरविन, राजा गोकुलदास या चार्ल्स कोरिया या पीवी नावलेकर। तो इसका सही आंसर जो है हेनरी इरविन। हेनरी इरविन के द्वारा जो है गोकुलदास जी के सहयोग से जो है अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो वो हेनरी इरविन, पर इसमें जो है कि योगदान या जो खर्च वगैरह दिया था वो राजा गोकुलदास ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं? भारत की समेकित निधि, मध्य प्रदेश की समेकित निधि, राज्य की आकस्मिक निधि या मध्य प्रदेश की आकस्मिक निधि। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश की समेकित निधि, किंतु पेंशन जो दी जाती है वो भारत की समेकित निधि से दी जाती है। चलिए, मध्य प्रदेश से भारत के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? आर एम लोढ़ा, जे एस वर्मा,
टी.एस. ठाकुर या रंगनाथ मिश्र। तो इसका सही आंसर जो है जे.एस. वर्मा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 13वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है? जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में आया है? आर्टिकल 230, आर्टिकल 231, आर्टिकल 232 या आर्टिकल 233। तो इसका सही आंसर जो है वो है आर्टिकल 232 में जो है जिला न्यायाधीश शब्द का उच्चारण हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की आयु क्या है, कहाँ तक रह सकते हैं? तो वो है 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, और वहीं केंद्र में 6 वर्ष और 65 का ये सुप्रीम कोर्ट में, ये सभी राज्यों के हाई कोर्ट में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीशों सहित कितनी अन्य न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 48, 56, 53 या 46। तो इसका सही आंसर जो है वो 53 यानी कि 53 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए आज का अंक या आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए और हमें ये सुझाव दीजिए कि हमें और क्या बदलाव करना है, और कैसे और कितना परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आप सलाह देंगे, आप जो सलाह देंगे उसको हम अक्षरशः या उसका जो है कि पालन करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।